अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो मैं हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी बीमार हो सकता है या कोई ऐसी बीमारी होगी जो मरीज पर इस कदर असरअंदाज होगी कि मरीज मौत से एक कदम के फासले पर खड़ा हो जाएगा। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि एक अजीब सी बीमारी ने उसे मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। मैं जान न सका उस वक्त कि ये मेरी दिली हमदर्दी है या कुछ और। ये कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन मैं दोस्तों के साथ था जब मुझे पता चला कि मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है, तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें मामूली सा हार्ट अटैक था, मगर मैं और मेरे डैडी बहुत ही परेशान थे। अस्पताल के नाम से ही मुझे वहशत महसूस होती है। अस्पताल के अंदर फैली हुई बदबू मुझे सख्त नागवार गुजरती है। मैं कई सालों तक हॉस्पिटल नहीं गया था। खैर, जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अजीबोगरीब इंसानी रूप देखा, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ। एक गंजी लड़की को देखा। वो लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी और एक नर्स उसकी चेयर को आगे की तरफ ले जा रही थी। मैं बेसाख्ता उस लड़की को महवियत से देखने लगा। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी और उसकी दोनों आंखें खुली थीं। व्हील चेयर पर जब मेरी नजरों के सामने से गुजरी तब मैं होश की दुनिया में आया। वो गंजी लड़की मुझे बहुत पुरस्रार दिखाई दी। मेरा नाम आयान है। मैंने उस लड़की का नाम अस्पताल के एक नौउम्र लड़के से मालूम किया। वो अटेंडेंट था। उसके पास अस्पताल के मरीजों की तफसीलात मौजूद थी। उस लड़की का नाम खुशबू था। वो इंतहाई हसीन और जमील थी, मगर ये जानकर मुझे हैरत हुई कि वो पिछले 1 साल से जिंदा लाश बनकर रह गई थी। ना कुछ कर सकती है, ना बोल सकती है। मेरी वालदा 3 दिन में सेहतयाब होकर घर वापस आ गई, मगर पता नहीं वो हमदर्दी थी या कुछ और कि वो लड़की मेरे दिल में समा गई। मैं उससे मिलने के लिए अस्पताल आया। मैं उससे मिलना चाहता था, उसके मुतल्लिक जानना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। क्या उस लड़की के बारे में मैं जान पाऊंगा कि नहीं? वो कैसे और कब इस हालत को पहुंची? अस्पताल के कार पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और वार्ड्स की तरफ चल पड़ा। मैं अस्पताल में था कि अचानक मेरे मोबाइल की बीप बज उठी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर को देखकर नंबर रिसीव किया। हेलो, कैसी हैं? मैंने पूछा। आयान, तुमने ये क्या रूटीन नहीं बना ली है और तुम रोज रोज कहाँ गायब हो जाते हो? परेशानी में डूबी हुई आवाज कानों में सुनाई दी। वफा, क्या बात है? मैंने पूछा। दरअसल आजकल तुम्हारी सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही मशकूक हैं, इसलिए परेशानी तो मुझे होगी ना। आखिर तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो, वफा ने लहजे में शोखी भरते हुए कहा। वफा, दरअसल मैं तब्दीली चाहता हूँ, इसलिए कुछ सरगर्मियां अजीब सी कर दी हैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं सीधा प्राइवेट रूम्स की तरफ निकल गया। वहां पर मुझे खुशबू का वो कमरा नजर आया। दरवाजा तो बंद था, मगर दरवाजे में लगे हुए शीशे से मैं अंदर का मंजर देखने लगा। मैं चंद मिनट तक खुशबू का मासूम चेहरा देखता रहा। एक नर्स ने मुझे एक्सक्यूज मी कहकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जी सिस्टर, क्या बात है? मिस्टर, ये प्राइवेट रूम्स हैं। यहाँ पर सिर्फ मरीज के रिश्तेदार उससे मिल सकते हैं। क्या आप पहली मर्तबा यहाँ आए हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नर्स खुद ही बोली। हाँ, याद आया, आपको तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। शायद आपकी वालदा यहाँ बीमार थी और आप उनकी अयादत के लिए हर वक्त यहाँ मौजूद रहते थे। जी, आपने सही पहचाना, मैंने कहा। अगर किसी से मिलना है तो बताएं, मैं आपकी मदद करूंगी। सिस्टर, दरअसल मैं इस मरीजा से मिलने आया हूँ और इसकी बीमारी के मुतालिक जानना चाहता हूँ और इसके खानदान के बारे में भी जानना चाहता हूँ। नर्स को मेरी बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। आयान साहब, मेरा मशवरा है कि आप इस लड़की के मुतालिक ना ही जाने तो अच्छा है। मैंने हैरत से नर्स की तरफ देखकर कहा, क्यों? आयान साहब, आप मेरे साथ आए। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा। नर्स कहने लगी, मैं आपको बताती हूँ इस पुरस्रार लड़की की कहानी, जिसे सुनकर शायद आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। खैर, मैं नर्स के साथ खुशबू के कमरे में चला गया और हम दोनों अंदर पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। जी फरमाइए, मैंने नर्स से कहा। देखें, इस लड़की को कितने आराम से लेटी है। ऐसा लग रहा है कि सो रही है। अगर इसकी आंखें खुली ना होती तो आप सबको यही यकीन होता कि ये सो रही है। नर्स इतना कहने के बाद रुक गई और मुझे देखने लगी। आगे भी कुछ बोलिए, मुझसे सब्र नहीं हुआ। बता तो रही हूँ। दरअसल मुझे बताते हुए भी अजीब सा लगता है और समझ में नहीं आ रहा कि कहानी कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इस लड़की के पीछे एक मुकम्मल दास्तान है और अगर मैं वो दास्तान सुनाने लग जाऊं तो
नर्स ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा, तो मैंने कंधे उचकाते हुए पूछा, तो क्या होगा? नर्स ने मुझ पर आंखें टिकाते हुए कहा, तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने हैरत से कहा, जी क्या मतलब सिस्टर? कहने लगी, मेरा नाम अलवीना है और आपकी जुबान से सिस्टर लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मिस अलवीना आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि आप इस पुरस्कार लड़की की जिंदगी के मुतल्लिक मालूमात देने के लिए मुझे उसका मुआवजा क्या अदा करेंगे। मैं नर्स को बेयकीनी से देखने लगा। मैंने कहा, बताओ क्या चाहती हो तुम, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, और ये सुनकर मिस अलवीना कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या करोगी? मैं किसी और से भी इस लड़की के बारे में जानकारी ले सकता हूँ, इनके पर्सनल डॉक्टर से भी। अलवीना मुस्कुराई। अयान साहब, दरअसल बात यह है कि पिछले 1.5 साल से मैं मिस खुशबू के पास साए की तरह रहती हूँ और इनकी कहानी को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल साफ और सच्ची कहानी बयान करूंगी। वैसे तुम सोचने का वक्त ले सकते हो। अलवीना की बातें सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और कहा, मिस अलवीना, मैं कल फिर आऊंगा और इस लड़की के बारे में तुमसे कोई फैसला करूंगा। रात की तारीकी पूरे आसमान पर काली चादर बनकर छाई हुई थी। छोटे छोटे तारे चमकीले मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। अपने बंगले के लॉन में अयान और उसके साथ वफा थी। वो दोनों झूला झूल रहे थे। अयान, तुम मुझे कितना चाहते हो? आजकल तुम्हें क्यों क्या क्या है? मुंह फुलाए बैठे हो, ऐसा लगता है कि दुनिया का नवा अजूबा बनाने पर गौर कर रहे हो। मैं कुछ सोच रहा हूँ वफा, मुझे सोचने दो। तुम उस वक्त चली जाओ। मेरी सर्द मोहरी देकर वफा दंग रह गई। अयान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मजाक कर रहे हो या? वफा ने हंसते हुए मुझे देखा। नहीं वफा, मैं हरगिज मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। अयान, जब से आंटी को हार्ट अटैक हुआ है उस दिन से तुमने मुझसे रवैया बदल लिया है। आखिर मुझसे क्या खता सरजद हुई जिसकी तुम मुझे इतनी सजा दे रहे हो? प्लीज खुदा के लिए वफा, मैं परेशान हूँ, तुम चली जाओ, मुझे कुछ सोचना है। अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं चला जाऊंगा। ओके, मैं चली जाती हूँ, मगर याद रखना अयान, तुम मेरी मोहब्बत भी हो और मेरे मंगेतर भी। अगर मुझसे बेवफाई की तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। वो पांव पटकती हुई वहां से चली गई तो मैं खुशबू और अलवीना के मुतालिक सोचने लगा। एक जिंदा लाश जो ना बोल सकती है और ना हिल सकती है। मैं अपने जज्बात को अभी तक समझ नहीं सका था। वफा मेरी मंगेतर मुझसे बेपनाह प्यार भी करती है और मेरी कजन भी है। मैंने अपने बड़ों की खुशी की खातिर वफा से मंगनी की थी। मैं वफा को अगर पसंद नहीं करता था तो नापसंद भी नहीं करता था। और आज मुझे लग रहा था कि खुशबू के सर के बाल अगर बढ़ जाएं तो उसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप होगी। मगर अलवीना तो बड़ा ही ढीठ निकली। मुझे अलवीना से हरगिज ऐसी तवक्को नहीं थी। सुबह ही सुबह मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। उस वक्त मामूली रश था, लोग आ जा रहे थे। रूम में से अलवीना एक अदा से बाहर निकली। सफेद कोट में एक डॉक्टर भी था और वह अलवीना से खुशबू के बारे में बातें कर रहा था। अलवीना, खुशबू के लवाहिकीन अभी तक नहीं आए, डॉक्टर ने कहा। अगर मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं अलवीना, खुलकर कहिए। डॉक्टर साहब, खुशबू के डैडी कई बार हॉस्पिटल आ चुके थे, मगर पिछले हफ्ते उनका मर्डर हुआ था। तमाम जायदाद और बिजनेस खुशबू के नाम छोड़ गए हैं, मगर खुशबू अपनी पुरस्कार बीमारी की वजह से अभी तक एक जिंदा लाश है। ना बोल सकती है, ना हिल सकती है, बस कोमे की सी हालत में पड़ी रहती है। उसके बाल गिर चुके हैं और बिल्कुल बढ़ते नहीं। अरे आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? ये सब कुछ तो मुझे पता है, डॉक्टर ने अलवीना से कहा। दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि खुशबू इंतहाई हसीन लड़की है और कोई भी उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो सकता है। कहीं आप भी तो नहीं? अलवीना ने बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर इब्रार इस हॉस्पिटल में नया नया आया था, जो कि बहुत ही संजीदगी से खुशबू का मुआयना कर रहा था। वो जितना खुशबू की शख्सियत को स्टडी करता, उतना ही हैरत में डूबता चला जा रहा था। उसने बेयकीनी से अलवीना को देखा। अलवीना, ये बात तुमने क्यों कही? मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी बेतुकी बात की तवक्को नहीं थी। डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं है, अलवीना ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा। दरअसल बात यह है कि खुशबू की जिंदगी किसी शहर में गिरफ्तार है। इस इंकशाफ पर तो डॉक्टर इब्रार भी लरस गया। और डॉक्टर साहब, जो कोई भी खुशबू की सहरज़दा जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, वो 15-20 दिनों के अंदर मौत का शिकार हो जाता है। अलवीना, ये तुम क्या बात कर रही हो? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और कई सबूत मेरे पास हैं, वरना मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अलवीना की हैरतज़दा बातें डॉक्टर इब्रार को बहुत हैरान कर गईं। अलवीना, वैसे जवाब दो कि ये सब कुछ क्या तुमने मुझे क्यों बताया? दरअसल डॉक्टर साहब, आपको ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कहीं मिस खुशबू पर लट्टू ना हो जाएं, इसलिए मोहतात रहिएगा। डॉक्टर इब्रार एक नर्स की ऐसी बेबाकी देखकर हैरत ज़दा होने लगे। अलवीना समझ गई कि उसकी बातें डॉक्टर को बुरी लगी हैं, इसलिए फौरन वजाहत कर दी।
डॉक्टर साहब माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि आपसे भी पहले एक नया डॉक्टर इस अस्पताल में आया था और खुशबू की खूबसूरती को उसने हर सूरत महसूस किया और उसके करीब होने लगा। डॉक्टर अलवीना की बातें सुनकर वहां से चला गया। अलवीना अपनी जगह खड़ी मुस्कुराती रही। वफा सुबह ही सुबह डैडी के कमरे में वारिद हुई। ओहो माय स्वीट डॉटर, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ, वफा ने मुंह फुलाकर कहा। क्या हुआ, आज आपकी तबीयत क्यों खराब है? मूड कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। डैडी, अयान का रवैया मेरे साथ बदल चुका है और वो किसी और पर लट्टू हो चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कल को वो मंगनी की अंगूठी भी वापस भेज देगा, तब क्या होगा? ये सुनकर उसका बाप गुस्से से लाल पीला हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? डैडी, मैं सच कह रही हूँ, अयान किसी और लड़की के चक्कर में पड़ चुका है। बेटी तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बेटी की मंगनी टूट जाए। डैडी, आप क्या करेंगे? तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत जल्द अयान से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी आंटी और अंकल तो शादी के लिए मचल रहे हैं। आज ही तुम्हारी शादी की बात करता हूँ उनसे, क्योंकि जब से तुम्हारी आंटी को हार्ट अटैक हुआ है वो तुम्हारी शादी के लिए जल्दी कर रही हैं। ठीक है डैडी, आप अनकरीब कोई तारीख तय कर दें, इससे पहले कि अयान हमारे हाथों से निकल जाए। मैं उससे पहले उसे बेबस करना चाहती हूँ। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ मुझसे नर्स अलवीना मोबाइल पर बातें कर रही थी। हम दोनों में ये तय हुआ कि अनकरीब हम दोनों किसी होटल में मिलेंगे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुशबू की पुरस्रार शख्सियत का एक एक राज अलवीना से मालूम करूंगा, इसलिए मैंने अलवीना से मुलाकात की दरख्वास्त की। दूसरे दिन मैं और अलवीना एक होटल में साथ बैठे थे। मिस अलवीना, आपने क्या फैसला किया और आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने पूछा। यही कोई 50,000 रुपए, अलवीना ने कंधे उचका कर कहा। ओके, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। अब खुशबू की पुरस्रार कहानी मुझे सुनाना शुरू करो। सॉरी अयान साहब, पहले मुझे पैसे चाहिए। अलवीना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अच्छा ये लो चेक, पूरे 50,000 का, तुम्हारे सामने लिखता हूँ। अलवीना के सामने मैंने 50,000 का चेक काटा और उसके सामने टेबल पर रख दिया। अलवीना ने चेक को कुछ देर देखने के बाद अपने हैंडबैग में रखा और एकदम उठ खड़ी हुई। मिस अलवीना, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो अपना वादा निभाया है, अब तुम भी। अयान साहब, चेक कैश कराने के बाद मैं खुशबू की पुरस्रार असलियत के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने तेजी से कहा। क्या? अब तुम चेक कैश होने तक इंतजार करो। कल मैं मुलाकात की जगह तय करूंगी, यहाँ मौजू नहीं है कि मैं खुशबू के बारे में कुछ बताऊं। ओके ठीक है, तुम जाओ, थैंक यू। अलवीना ने मुझसे पुरमसरत लहजे में इजाजत चाही और वो होटल से बाहर चली गई, जबकि मैंने हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर मारा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह अचानक मेरे मोबाइल की बीप बज उठी। स्क्रीन पर अलवीना का नंबर था। कॉल रिसीव करने के बाद मैंने हेलो कहा तो वो बहने लगी। थैंक यू अयान, चेक कैश हो चुका है और कल हमारी मुलाकात जरूर होगी। वैसे तुम हो कहाँ? मैं बस हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अस्पताल आ रही हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी शुरू होने वाली है। मैंने गाड़ी का रुख अस्पताल की जानिब कर दिया। अचानक दोबारा मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। नंबर देखकर मैंने दोबारा मोबाइल सीट पर रख दिया। वफा की कॉल थी। वो कॉल कर रही थी और मैं आखिरकार कोई छठी दफा कॉल आने के बाद कॉल रिसीव की। अयान, मुझसे ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हो? क्या बेजार हो गए हो मुझसे या कोई और मिल गई है तुम्हें? वफा भरी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी ऐसी तवक्को नहीं थी कि वफा इस कदर गुस्से में होगी और मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मगर इस बार नंबर ऑफ था। मेरी कार सरपट हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे अस्पताल नजर आ गया। कार पार्किंग के बाद मैं सीधा खुशबू के रूम में चला गया। खुशबू इसी तरह बेबस पड़ी हुई थी। मुझे कमरे में जाते हुए अलवीना देख चुकी थी। मैंने खुशबू का हाथ अपने हाथों में लिया। इंतहाई नरमो नाजुक हाथ था और खूबसूरत भी। पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो मैंने खुशबू का हाथ धीरे से इसी तरह वापस रख दिया। अलवीना सफेद लिबास में मलबूस थी। वो फौरन बोली, कैसे आए आप? मैं खुशबू को देखना चाहता था। मुझसे सब्र नहीं हो सका तो चला आया। एक बंद खाकी लिफाफा अलवीना ने मुझे दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? अलवीना कहने लगी, आप इसे घर जाकर खोलना, यहाँ पर मत खोलना प्लीज। लिफाफा काफी भारी सा था। ओके, और कल कहाँ पर मिलोगी? मैंने अलवीना से कहा। मैं फोन पर बताऊंगी, तुम जाओ, क्योंकि आज डॉक्टर साहब राउंड पर हैं। मैं हॉस्पिटल से वापस घर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरा जहन इस खाकी लिफाफे में उलझा था। घर पहुंचा तो मम्मी डैडी लाउंज में मुझे मिले। अयान, आजकल तुम्हारे काम कुछ अजीब से लग रहे हैं, कुछ मशकूक। डैडी ने मुझे उखड़े हुए तेवरों से पूछा। मैंने पूछा, क्या किया मैंने डैडी? अयान, तुम ऑफिस भी कम जाते हो। निसार भाई को तुमने बहुत नजरअंदाज किया। निसार भाई को तुमसे बहुत शिकायत हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने गैर जिम्मेदार हो। डैडी, आज आपको क्या हो गया? कहने लगे, आज निसार भाई आए रहे थे। तो क्या हुआ डैडी? मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ।
मम्मी ने मेरा साथ दिया। अजी बस भी करें, ज्यादा न डांटे, जवान खून है। और माफी भी मांग ली है। जाओ बेटा तुम अपने कमरे में, अम्मी ने मुझसे कहा। थैंक यू मम्मी। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो खाकी लिफाफे में से मैंने वो निकाला तो हैरत से डूब गया, क्योंकि वो कोई तस्वीरों का एल्बम था। मैंने जल्दी से तस्वीरों को देखना शुरू किया। ये तो खुशबू की फोटो एल्बम है और इन तस्वीरों में तो खुशबू के लंबे बाल हैं। मैंने देखा वो कुछ तस्वीरों में मुस्कुरा रही थी, उसके दांत मोतियों जैसे खूबसूरत थे। मेरा दिल धक धक करने लगा। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाल तस्वीरों में किसी नागिन की तरह बल खाते नजर आ रहे थे। हर तस्वीर में वो एक से बढ़कर एक अदा से मुस्कुरा रही थी। मैं देर तक उन तस्वीरों में खोया रहा। जब दरवाजे पर दस्तक, तब मैं ख्यालों की दुनिया से निकला। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से तस्वीरें साइड दराले दराज में रख दी। दरवाजा मैंने जो ही खोला, सामने वफा खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? बस कुछ खास नहीं, तुम्हें याद कर रही थी। मैं तो हर वक्त तुम्हारी सोचों में खोई रहती हूँ। अच्छा, मैंने हैरत से कहा। तुम कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? वफा, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी की यादों में खोया हूँ तो फिर? तो ये कि मैं उसे जान से मार डालूंगी, उस चुड़ैल को। वो कौन है? वफा ने गुस्से से कहा। वफा, वो तुम ही तो हो। मैं अब वफा को कूल डाउन करना चाहता था, वरना तो मैंने सोचा था कि इससे कुछ ही दिनों में जान छुड़ा लूंगा। क्या पियोगी? मैंने कहा। आयान, क्या तुम सच कह रहे हो ना? जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, क्या तुम भी उतना प्यार मुझसे करते हो? हाँ हाँ, क्या तुम्हें कोई शक है इसमें? वफा, अगर सच्चाई की नजर से देखो तो जरूरी तो नहीं कि प्यार के बदले में उतना ही प्यार दिया जा सके। एनी हाउ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या? वफा ने बेचैन होकर पूछा। मगर का मतलब तो तुम खुद ही ढूंढो वफा। दोनों में कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर वफा कमरे से बाहर निकलकर लान में झूले पर बैठकर झूलने लगी। उसके जहन में एक ही बात थी कि मैं अब उस मगर को जरूर तलाश करूंगी। अचानक मेरे मोबाइल की बेल बज उठी। अलवीना का नंबर स्क्रीन पर था। हेलो, कैसे फोन किया? आयान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। होटल ब्लू मून के कमरा नंबर 152 में तुम आ जाओ। अलवीना, थैंक यू। किस बात का? अलवीना ने हैरान होकर कहा। तुमने मुझे खुशबू की तस्वीरों की एल्बम दी, इसके लिए। अच्छा ठीक है, अलवीना ने कहा। मैं अपने कमरे से फौरन निकला और कार की तरफ बढ़ा। कार बाहर निकाली और सड़क पर कार दौड़ाने लगा। वफा सामने बालकनी में खड़ी थी। मेरी बेरुखी देखकर वो बालकनी में टहलने लगी। वफा ने भी जल्दी से अपनी कार निकाली और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। वो मेरी सरगर्मियां जानना चाहती थी और मैं इस बात से बेखबर था कि वफा मेरे पीछे आ रही है। होटल के पार्किंग में मैंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर चला गया। वफा ने भी उसी होटल के दूसरे साइड की कार पार्किंग में कार खड़ी की और आहिस्ता से मेरे पीछे पीछे चली आई। वो बहुत ही एहतियात अंदाज में मेरा पीछा कर रही थी। मैं उसकी नजरों में था, जबकि वफा को हैरत हुई, क्योंकि मैं होटल में प्राइवेट रूम्स की तरफ जा रहा था। आयान किसी लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता है, वफा ने दिल ही दिल में सोचा। मैं प्राइवेट रूम के राहदारी में से गुजरकर रूम नंबर 152 में दाखिल हो गया। कमरे में अलवीना मौजूद थी। आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी आयान साहब। आज अलवीना बहुत हसीन लग रही थी। उसने खूबसूरत लिबास जेबतन किया था और बाल खुले छोड़े थे। वफा कमरे में आयान को दाखिल होते देख चुकी थी। कमरा अंदर से लॉक हो चुका था, सो वफा काउंटर पर आई। काउंटर के मेज पर एक मॉडर्न लड़की खड़ी थी। आपसे पूछना है कि कमरा नंबर 152 में कौन ठहरा है? लड़की ने कीबोर्ड पर उंगलियां दबाई। स्क्रीन पर खुशबू का नाम जाहिर हुआ। कोई खुशबू नाम की लड़की है? उस काउंटर वाली लड़की ने मुस्कुराकर कहा। वफा का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। ये कितने अरसे के लिए खुशबू ने रूम बुक किया है? वफा ने पूछा। सिर्फ आज के लिए ये रूम बुक है, लड़की ने बताया। ओके थैंक्स। वफा होटल के बाहर वाले पोर्च में आ गई और टहलने लगी। वो मेरे वापस जाने का इंतजार कर रही थी। तो खुशबू है वो लड़की जिसे आयान चाहता है। वफा के दिलो दिमाग में धमाके से होने लगे थे। अलवीना ने खुशबू के नाम से रूम बुक किया था। अलवीना, तुमने मुझे इस तरह अचानक यहाँ क्यों बुलाया? आयान साहब, मैं तो समझ रही थी कि आप बहुत बेचैन और बेकरार होंगे, मगर लगता है कि आप तो बहुत ही आला ज़ौक़ के इंसान हैं। अपने एहसास पर कंट्रोल किए हैं। अलवीना की बात सुनकर मैं मुस्कुराया। अलवीना, काम की बात शुरू करो। अलवीना ने अपने बैग से एक डायरी निकाली जिसकी मोटी जिल्द पर खुशबू की तस्वीर थी। ये खुशबू की जाती डायरी थी। अब ये डायरी मैं आपको दे रही हूँ। मैंने डायरी अलवीना से ले ली। अब मैं इस खुशबू के बारे में बताइए, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। खुशबू बहुत हसीन और जमीन लड़की थी। उसकी वालदा बचपन में फौत हो चुकी थी। खुशबू जूं ही जवान हुई तो उसकी खूबसूरती क़यामत ढाने लगी। उसकी तस्वीरें तो आपने देखी होंगी कि वो कितनी हसीन है इन तस्वीरों में। हाँ, वाकई आप ठीक कह रही हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। आगे बोलो, खुशबू इस हाल में कैसे पहुंची? दरअसल जब खुशबू जवान हुई तो उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक दिन उसके वालिद बोले, खुशबू बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं।
अब्बू, मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला आप पर छोड़ा है। आपने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है। आपको जो फैसला करना है वो मुझे मंजूर है। उसका बाप कहने लगा, बेटी अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो मुझे बताओ, कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं मैं कर रहा। अब्बू, मेरी कोई पसंद नहीं, मैं अपनी जिंदगी का फैसला आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है। अगले महीने खुशबू और कामिल की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद कामिल मुल्क से बाहर चला गया और खुशबू अपने कॉलेज लाइफ में मगन हो गई। खुशबू ने अपनी मंगनी के बारे में सारे कॉलेज को तो नहीं मगर अपनी बेहतरीन सहेलियों को जरूर बताया, तो वो उसको कामिल के नाम से छेड़ने लगी और इस तरह खुशबू की जिंदगी एक नई डगर पर चल पड़ी। एक सुबह का आगाज सुहाना था क्योंकि खुशबू उस दिन तैयार होकर घर से कॉलेज के लिए निकल पड़ी। वो बेख्याली में जा रही थी कि अचानक जोर से कोई लड़का उससे टकरा गया। लड़के की नजरें उससे दो चार हुई, उसकी किताबें गिरकर बिखर गईं और वो लड़का तो जैसे होशो हवास खो बैठा। खुशबू ने बड़ी मुश्किल से उसे निगाहें चुराईं और अपनी किताबें वहां से समेट कर चल पड़ी। अगले दिन खुशबू को वो लड़का कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा नजर आया। खुशबू ने उसे नजरअंदाज किया और कॉलेज में चली गई। फिर वो लड़का खुशबू को हर रोज नजर आने लगा और एक दिन खुशबू को पता चल गया कि वो लड़का सिर्फ उसके दीदार के लिए कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होता है और वो खुशबू से प्यार करने लगा है। और ये इंकशाफ उस लड़के ने खुशबू पर खुद किया। खुशबू को उसकी शक्ल से नफरत होने लगी और उसने अपने मंगेतर कामिल के बारे में बताया और खबरदार किया कि आइंदा मैं तुम्हें अपने रास्ते में न देखूं। और फिर लड़का वो खुशबू को नजर नहीं आया, कॉलेज के सामने और ना कभी रास्ते में। ठीक एक हफ्ते बाद अचानक खुशबू पर इंकशाफ हुआ कि उसका मंगेतर कामिल जिंदगी की बाजी हार चुका है। कामिल तो मान नहीं रही थी कि कामिल कार एक्सीडेंट में मारा गया। बड़ी मुश्किल से खुशबू ने खुद को संभाला और अपनी रोज की जिंदगी में वापस आई। चंद दिन बाद दोबारा वो लड़का कॉलेज के सामने नजर आया। उसने अपना नाम विजदान बताया। खुशबू को उसकी आंखों में अजीब सा सहर नजर आता। एक दिन विजदान ने उसकी आंखों में कुछ पढ़कर फूंका तो खुशबू धीरे धीरे उसके प्यार में डूब गई। विजदान और खुशबू एक दूसरे के काफी करीब आ गए। खुशबू को तो अपनी गलती का उस दिन एहसास हुआ जब उसे विजदान के बारे में अजीबो गरीब खबरें पता चली कि वो अजीबो गरीब जादू टूने और चिल्ला कशियों में मसरूफ रहता। और फिर वो उसके घर चली गई। वहां जाकर उसे मालूम हुआ उसने वहां इंसानी खोपड़ियां और अजीबो गरीब हड्डियां और मालाएं देखी। खुशबुएं इन भयानक चीजों को देखकर वो सख्त घबराई और उसके घर में मजीद एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो वहां से वापस आ गई। विजदान ने उसका हाथ पकड़ा। खुशबू, नहीं जाओ, बस मेरी जिंदगी का आखिरी चिल्ला बाकी है। इसके बाद ना खत्म होने वाली खुशियां हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। लेकिन खुशबू अब विजदान के शहर से निकल गई थी। उस पर विजदान की हकीकत खुल चुकी थी। उसे अपने फैसले पर अफसोस और पछतावा था कि उसने उससे दोस्ती क्यों की और उसकी दोस्ती में इतना आगे क्यों निकल गई। विजदान, आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। तारीक राहों के मुसाफिर कभी मंजिल नहीं पाते। और हाँ, तुम एक जादूगर हो और मेरे लिए आज से मर गए। विजदान ने कहा, खुशबू, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये खूबसूरत घने बाल ही मेरे चिल्ले की कामयाबी की निशानी है। और उसने कोई मंत्र पढ़ा और खुशबू की आंखों में वो मंत्र फूंक दिया, जिसके असर से वो मुकम्मल तौर पर विजदान के शहर में गिरफ्तार हो गई। विजदान ने खुशबू के खूबसूरत लंबे घने स्याह बाल उसी वक्त काट दिए और अपना शहर उस पर कायम कर दिया, ताकि वो अपने चिल्ले की कामयाबी के बाद खुशबू पर से अपना शहर खत्म कर दे। मगर जब उस दिन खुशबू घर पहुंची तो बेहोश होने से पहले उसने सारा वाकया अपने वालिद को सुनाया। तैश में आकर खुशबू के वालिद ने उसी वक्त विजदान को जाकर गोली मार दी। विजदान उनके मरने के बाद भी उसका छाया हुआ सहर खुशबू पर कायम है। यहाँ तक कहकर अलवीना खामोश हो गई। फिर अलवीना ने मेरी तरफ देखा। अलवीना, अब तुम ये बताओ कि खुशबू के वालिद कहाँ चले गए? मैंने कहा, आयान, पहली बात तो यह है कि खुशबू के वालिद के लिए यह सदमा कम नहीं था कि उनकी बेटी एक तो बालों से महरूम हो गई और दूसरा जिंदा लाश बन गई। उसके वालिद ने बहुत से डॉक्टरों, फकीरों और पीरों के पास हाजिरियां लगाईं, मगर विजदान का छाया हुआ शहर अभी तक कायम है। और ये भी पता चला कि उसके मंगेतर कामिल को हादसे में भी इसी का जादू काम कर गया। विजदान ने ही उस पर जादू किया और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। मगर अलवीना, अब खुशबू की बात है, उस पर से शहर खत्म करने का कोई तो तोड़ होगा। ये काम तो खुशबू के वालिद ना कर सके, मगर खुशबू आज भी इतनी खूबसूरत है बालों के बगैर भी। मैंने कहा, आयान साहब, कल इसी वक्त आप मुझे यहाँ पर मिलना। खुशबू के हवाले से मुझे आप पर एक जबरदस्त इंकशाफ करना है। मैंने हैरान होकर अलवीना की तरफ देखा। वैसे आयान साहब, कहीं आप खुशबू से मोहब्बत तो नहीं करने लगे? मैंने कुछ नहीं कहा और खामोश रहा। मैंने कुछ देर अलवीना को देखा और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? अलवीना ने कहा, मुझे लगता है कि आप खुशबू पर लट्टू हो चुके हैं। मैंने सर हिला दिया। हाँ, वो है ही इस काबिल। आयान साहब, आपकी एक खूबसूरत मंगेतर भी है
जिसका नाम वफा है और आपसे बहुत ही मोहब्बत करती है। आप खुशबू का ख्याल दिल से निकाल दें। मैंने कहा, तुमने क्या कहा? मैं गुस्से से सुर्ख हो गया और फिर खड़ा हो गया। देखो अयान, तुम ये सुन लो, खुशबू की वजह से कई कत्ल हो चुके हैं। जो कोई भी खुशबू की तरफ मुतवज्जह होता है और उससे मोहब्बत करता है, उसका 20 दिन के अंदर अंदर कत्ल हो जाता है। मैं अलवीना के इस इंकशाफ पर बुरी तरह लरज़ गया और बेयकीनी से अलवीना को देखने लगा। चलो अब कल मिलना, तुम अब चली जाओ और दिल खोल कर सोचो कि उसके वालिद ने खुशबू को इसीलिए छोड़ा है, फिर वो खुद मुल्क से बाहर चले गए। वो खुशबू के लिए अस्पताल की फीस भेज देते हैं। ये सब सुनकर मेरे माथे पर पसीने के कतरे आ गए। अलवीना, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। हाँ पूछो, अलवीना ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे कल रात तक अगर मजीद 50,000 रुपये दे सकते हो तो ये राज मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अब चलो, 3 घंटों से तुम मेरे साथ यही हो। ठीक है, मगर तुम इतनी लालची हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे खुशबू को हर कीमत पर बचाना है, मैंने कहा और रूम से बाहर निकल आया। वफा गुस्से से टहल रही थी। उसने अयान को बाहर निकलते देखा। वो तेज तेज चल रहा था और गाड़ी में बैठकर गाड़ी होटल की पार्किंग से बाहर निकाल ली। अयान की गाड़ी वैसे ही बाहर निकली तो वफा ने 152 नंबर कमरे के सामने आई। अचानक अंदर से अलवीना बाहर निकली। वफा उसे गौर से देखने लगी और उसे याद आया कि उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है और तब उसके जहन में धमाके होने लगे। ये तो कोई हॉस्पिटल की नर्स है, जबकि आंटी को हार्ट अटैक हुआ था तो ये उसी हॉस्पिटल में थी। मैंने इसे वहीं देखा था। नर्स अपनी मौज में जा रही थी। वो बेध्यानी से वफा के सामने से गुजर गई। तो ये खुशबू है जिस पर अयान बुरी तरह लट्टू हो चुका है। दोनों ने पिछले 3 घंटे एक साथ कमरे में गुजारे। कितने शर्म की बात है। वफा ये सोचकर हवास बाख्ता हो गई। इससे पहले कि अलवीना राहदारी में से गुजरकर गायब होती, वफा ने दौड़कर उसके बाएं हाथ को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। अलवीना इस हरकत पर बहुत गुस्से में आई। क्या बदतमीजी है, अलवीना ने गुस्से से कहा। तुम यहां भी पहुंच गई? अलवीना ने वफा को सामने देखकर तन से कहा, तुम एक मामूली नर्स होकर अयान के ख्वाब देख सकती हो? यह कैसे मुमकिन है? और तुम दोनों जो पिछले 3 घंटे से कमरे में बंद रंगरलियां मना रहे थे, ये 3 घंटे कमरे से बाहर किस अजियत में मैंने गुजारे, क्या तुम बता सकती हो? अलवीना वफा की बकवास सुनकर बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आई, मगर थोड़ी सी नर्वस जरूर हुई। मिस वफा, आओ हम कमरे में चलकर बात करते हैं। वफा ना चाहते हुए भी उसके साथ कमरे में चली गई। अब कहो, अयान को छोड़ने की क्या कीमत दे सकती हो तुम मुझे? अलवीना ने सारी सूरत-ए-हाल समझ ली और उसे पता चल चुका था कि वफा गलतफहमी का शिकार है और उसकी गलतफहमी से अलवीना फायदा उठाना चाहती थी। वफा का मुंह हैरत से खुल गया। क्या तुम उसके पैसे से प्यार करती हो? ये तो मुझे पता था, मगर तुम इतनी घटिया हो ये मैंने सोचा नहीं था। तुम ये मत भूलना कि मेरे पास रुपए की कमी नहीं, मगर मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी, वफा ने आंखें निकाल कर कहा। तब तो तुम सुलगती रहो मिस वफा, कल वो फिर आएगा इसी वक्त जो आज आया था और मेरे साथ, अलवीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वफा ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। अगर वो कल यहाँ आया तो मैं इस कमरे को आग लगा दूंगी। मेरा नाम वफा है। अगर अयान की बेवफाई वाकई सच साबित हुई तो जिंदा तुम नहीं रहोगी अलवीना। ये तो एक मामूली थप्पड़ था। अगर वो कल यहाँ आया तो मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत मारूंगी। वो जाने के लिए मुड़ी और 2 कदम ही चली होगी कि अलवीना की आवाज पर उसे रुकना पड़ा। जाते जाते हमारी बात भी सुनती जाओ मिस वफा। अयान बुरी तरह मेरे प्यार में डूब चुका है। 5 लाख की बहुत बड़ी रकम उसने मेरे नाम कर दी है। अगर अयान को तुम पाना चाहती हो तो तुम मुझे पूरे 10 लाख कैश दे दो। अयान तुम्हारा हो जाएगा। अलवीना मुस्कुराई। शट अप, अयान पागल हो चुका है जो इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हें दे दे, मगर मुझसे 1 रुपए की भी तवक्को मत रखना। वो तेज से कदम उठाती वहां से चली गई तो अलवीना ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और जोर से हंस पड़ी, शायद अपनी चालाकी पर या वफा की बेवकूफी। उस पूरी रात वफा को नींद नहीं आई क्योंकि उसमें जहन में अलवीना की बातें गर्दिश कर रही थी। अलवीना ने मेरी भी नींदें उड़ा दी थी। इस कदर भयानक इंकशाफ किया कि मैं खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। अलवीना खुद भी कश्मकश का शिकार थी। उसे मेरे फैसले का इंतजार था जो मैं कल करने वाला था। नया दिन मामूल के मुताबिक शुरू हुआ। मैं सुबह बैंक गया, वहां से 5 लाख की बड़ी रकम हासिल की और फिर दोपहर के वक्त मैं दोबारा घर से निकला। मैं अलवीना के मुंह पर रकम मारना चाहता था। मैंने परेशानी के बायस वो डायरी भी नहीं देखी जो मुझे अलवीना ने दी थी। वफा बहुत परेशान थी। वो मुझको रोकना चाहती थी मगर मैं रोक ना सकी और ठीक वक्त पर मैं अलवीना के कमरे में मौजूद था। इस बात से बेखबर के वफा मेरे पीछे होटल में आ चुकी थी। अलवीना, ये लो पूरे 5 लाख रुपए और मिटा लो अपनी हवस।
अब तुम मुझे खुशबू की जिंदगी से वो भयानक सहर खत्म करने का राज बताओ, मैंने अलवीना की तरफ बगौर देखते हुए कहा। अलवीना की आंखें खुशी से चमकने लगी। आयान, तुम्हें खुशबू को वापस असली जिंदगी में लाने के लिए विजदान के घर जाना होगा, और ये लो, ये विजदान के घर का पता है। वहां पर भी जादू की गिरफ्त हर सू फैली है, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारनी, और वहां पर खुशबू के बाल ढूंढने हैं, क्योंकि मरने से पहले विजदान ने खुशबू के बालों पर अमल किया था और उसने वो बाल उसी आसेब ज़दा घर में कहीं छुपा दिए थे। अगर 20 दिनों के अंदर तुमने वो फैला हुआ सहर खत्म ना किया तो तुम भी मौत की वादी में चले जाओगे। जब मैं खुशबू के बाल ढूंढ लूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, मैंने कहा। तुम्हें वो बाल जब मिल जाएं तो फौरन उन्हें आग लगा देना, तो विजदान का जादू खत्म हो जाएगा, क्योंकि विजदान ने बालों पर जादू किया था। कल उसके घर चले जाना और ख्याल रहे कि तुम्हें उसका सहर खत्म करना है। और एक बात, जब भी कोई खुशबू की तरफ मुतवज्जो होता है और उसके प्यार में डूबता है, तब 7 दिनों के बाद उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो भी मुकम्मल तौर पर गंजा हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मौत की वादी में उतर जाता है। इतना कहने के बाद अलवीना खामोश हो गई और मुझे देखने लगी। अब तुम जाओ और उस सहर को ख़त्म करो, वो मेरे करीब होकर बोली और मेरे हाथ को बोसा दिया। इसी असना में धड़म की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और वफा किसी भूखी शेरनी की तरह बिफरी हुई अंदर दाखिल हुई। हम दोनों ने मुड़कर देखा। आई विल किल यू, वो अलवीना की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखती और बोली, और तुम्हें तो आयान मैं देख लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मंगेतर होकर दूसरों के साथ रंगरलियां मनाओ, और वो भी दिन दिहाड़े। वफा की नजरें हज़ार रुपए के नोटों पर पड़ी। उसने उठाकर अलवीना के मुंह पर मारे। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि अलवीना को उसने मौका न दिया। अलवीना पागलों की तरह पैसों को देखने लगी। देखा आयान, तुम इससे प्यार करते हो जिसे तुम्हारी रकम से प्यार है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर आज वफा सारे हिसाब बेबाक करना चाहती थी। अब कल हमारी शादी होगी, आज ही मैं अपने डैडी से बात करती हूँ, और अगर तुम्हारे करतूतों का इल्म तुम्हारे माँ बाप को हो गया तो शर्म करो आयान, कैसे उनका सामना करोगे। वफा ने अलवीना की तरफ इशारा किया। यह है तुम्हारी मोहब्बत। छी, मैं जोर से चीखा। तुम इतनी जुबान दराज हो सकती हो वफा? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। इतनी शक्की और एबनॉर्मल किस्म की मालिक हो, और इसी वक्त मैं तुमसे मंगनी तोड़ता हूँ, मैंने कहा और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसके मुंह पर मारी। आयान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे कदमों में गिर गई। मेरा चेहरा बिल्कुल बेतासर था। मैं लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकल आया, जबकि अलवीना इस सारे मामले से बेखबर रुपए समेटने लगी। वफा भी आंसू पोंछकर कमरे से बाहर निकल गई। वो जैसे ही घर पहुंची, वो अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाने लगी। दूसरी तरफ नंबर रिसीव किया गया। जी मैम, कोई बोल रहा था। वफा के डैडी का खास आदमी था। तुम्हें मेरा एक काम करना है। जी मैडम, बोलिए। गौर से सुनो, मैं तुम्हें एक एड्रेस समझाती हूँ। आज रात तुमने एक बहुत भयानक अंदाज में उस लड़की का कत्ल करना है। जी मैडम, काम हो जाएगा, उस आदमी ने इत्मीनान से कहा, जैसे उसके लिए कोई छोटा सा काम हो। वो नर्स है और उसके घर का पता ये है। सुबह के अखबारों में उसकी भयानक मौत की सुर्खी छपनी चाहिए। जी मैडम, आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। बस आप मुझे उसका एड्रेस बता दें। मैं बुरी तरह पसीने से शराबूर था, इसलिए मैं फ्रेश होना चाहता था। मैं वॉशरूम में घुस गया और फव्वारे के सामने खड़ा हो गया। पानी मेरे जिस्म को भिगोने लगा। मैंने बेसाख्ता अपने गीले बालों पर हाथ फेरे तो मेरे हाथ में मुट्ठी भर बाल आ गए, जैसे किसी ने मेरे बालों को जड़ से उखाड़ा हो। जो बाल मेरे हाथ में थे मैंने फर्श पर फेंक दिए और वॉशरूम से निकल आया। मैं समझ चुका था कि विजदान के सहर ने मेरी जिंदगी को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं इस किस्से को खत्म करना चाहता था। मैंने कपड़े बदले और घर से निकल आया। मैं जल्द अज जल्द विजदान के घर पहुंचना चाहता था। दोपहर का वक्त था। चंद मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए। आधे घंटे तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मगरिब के बाद अंधेरा फैल गया, तब गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने वापस गाड़ी घर की तरफ मोड़ी, क्योंकि अलवीना ने कहा था कि शाम के किसी भी वक्त किसी आसेब ज़दा जगह पर नहीं जाना, क्योंकि जादू ज़दा शाम के वक्त बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं और शाम के वक्त मुझे खुशबू के बाल ढूंढने में भी मुश्किल पेश हो सकती थी। इसलिए मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। रात के 2:30 बजे का वक्त था। अलवीना आज घर में देर से आई, इसलिए लंबी तान कर सो गई। कमरे का दरवाज़ा चरचराहट की आवाज़ पैदा किए बगैर खुल गया। बल्ब की रोशनी में एक काला साया कमरे में दाखिल हुआ। ये वही आदमी था, वफा के वालिद का खास आदमी। उसने नकाब पहना था। उसके हाथ में एक बोतल थी जो कि तेजाब से भरी थी। पहले उसने अलवीना का गला दबाया और जो अलवीना सोई पड़ी थी बेआब माही की तरह तड़पने लगी।
जब उसका जिस्म ठंडा हो गया तो बेरहम आदमी ने उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बेचारी अलवीना एहतजाज भी न कर सकी और खामोशी से मौत की वादी में चली गई। सुबह ही सुबह अखबारों में खबर लग चुकी थी कि अलवीना की भयानक मौत हो गई। वफा ने जब अंग्रेजी और उर्दू अखबारों में खबर पढ़ी तो खुशी का एहसास उसे आ गया। आयान जिसे तुम चाहते थे अब वो इस दुनिया में नहीं। अलवीना की तस्वीर अखबारों में ऐसी शाया हुई जैसे कोई भयानक चुड़ैल हो। मैं यानी आयान ने जब अखबार में अलवीना की भयानक मौत की खबर पढ़ी तो मुझे दुख हुआ, मगर मैं समझा कि शायद वजदान की रूह ने उसका कत्ल कर दिया है, क्योंकि उसने वजदान के सहर को ख़त्म करने का राज मुझे बताया था। मैं सीधा सुबह ही सुबह वजदान के घर गया। वो घर आबादी से दूर था और जंगल के इलाके के पास था। मैंने घर का ताला तोड़ा। जंग आलूद दरवाज़ा भयानक आवाज़ के साथ खुल गया। मैं घर के अंदर चला गया। एक बड़ा दरख्त सहन में था जो बहुत मोटा था और सामने 3 कमरे थे। घर में हर तरफ जाले लटके थे जिसमें बेशुमार मकड़ियां थी। मैं कमरे के अंदर गया। कमरे में जाले ही जाले थे और चंद खोपड़ियां पड़ी थी। कमरा वहशत से भरपूर था। वो संदूक भी कमरे में रखे थे जो कि खस्ता हाल थे। मैंने पहले संदूक को खोला तो डर के मारे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक में 2 इंसानी खोपड़ियां थी जो कि बहुत भयानक लग रही थी। मैंने दूसरा संदूक खोला, उसमें कुछ नहीं था। मैं दूसरे कमरे में गया, उसमें एक बड़ा संदूक था। मैंने संदूक का जंग आलूद ताला हथौड़े की 2-3 ज़रबों से तोड़ दिया। संदूक खोला। संदूक में पुराने कपड़े और बाल तो बिल्कुल नहीं मिले। तीसरे कमरे में भी कुछ नहीं था। मैं बालों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। दोपहर तक उस घर में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं थक हार कर उसी मोटे दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैं बहुत मायूस था कि अब क्या करूं कि अचानक मेरे माथे पर कुछ नरम सी चीज पड़ी। मैंने माथे पर हाथ फेरा तो वो किसी परिंदे की गंदगी थी। मेरी नजरें ऊपर उठी तो मेरी नजरों में दरख्त की शाखों में एक बालों का गुच्छा देखा। फिर मैं गौर से देखने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आया था वो मेरे सामने थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम के साए फैल रहे थे। मैं दरख्त पर बड़ी मुश्किल से चढ़ा। वाकई वो खुशबू के खूबसूरत बाल थे जो कि दरख्त की ऊंची टहनी में बांध दिए गए थे। मैंने पतलून की जेब से लाइटर निकाला और उसी वक्त मैंने उन बालों को आग लगा दी। आग का लगना था कि पूरा घर काले रंग के धुएं से भर गया और हल्की हल्की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। वजदान का सहर टूट चुका था। मैं खुशी के मारे जल्दी से जल्दी उड़कर हॉस्पिटल जाना चाहता था। खैर 1 घंटे के बाद मैं अस्पताल में खुशबू के कमरे में था। खुशबू को होश आ चुका था और डॉक्टर बहुत हैरान थे और उसे मौजज़ा करार दे रहे थे। खुशबू ने मुझे देखते ही कहा, तुम अयान हो ना? मैंने सर हिलाया तो वो बोली, तुम कई बार अस्पताल आए और कई बार मैंने महसूस किया कि तुम मेरे लिए आते हो। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अलवीना के साथ जब तुम्हारी पहली मुलाकात थी और तुम मेरे कमरे में थे। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जब भी कोई हमदर्दी की बिना पर मुझसे करीब होता तब कुछ दिनों के लिए मुझे दिखाई और सुनाई देता। विजदान का सहर कुछ कम हो जाता, लेकिन मैं जिंदा लाश थी, कुछ कर नहीं सकती थी। खुशबू लेटी हुई आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था। खुशबू, क्या तुम हरकत कर सकती हो? अपने पाँव को हरकत दो। मेरे कहने पर खुशबू ने ऐसे किया, मगर वो पैरों को हरकत न दे सकी। तो मैंने डॉक्टर इब्रार को बुलाया और सारी सूरत हाल बताई। मुकम्मल मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा, खुशबू की टांगें मुसलसल लेटे रहने से जम गई हैं। अगर मुसलसल इसके जिस्म और टांगों को गर्म रखा जाए तो 1 महीने के अंदर ये चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, मैंने कहा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी। चंद दिन बाद खुशबू अपने घर आ गई। मैं बहुत खुश था और से ज्यादा वक्त खुशबू के पास रहता। एक दिन वफा मेरे घर आई। मैं घर में मौजूद नहीं था। फिर वो मेरे कमरे में आई। कमरे में उसकी तस्वीर फ्रेम में लगी थी, मगर अब नहीं थी। उसकी नजरें बेसाख्ता एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। ये वही डायरी थी जो अलवीना ने मुझे दी थी। वफा ने सारी कहानी पढ़ ली। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, क्योंकि ये कहानी खुशबू की थी जिसे अलवीना ने लिखा था। इसमें मेरी और खुशबू के बारे में भी लिखा था। वफा ने गलतफहमी की बिना पर अलवीना के साथ अच्छा नहीं किया और उसे कत्ल करा दिया। इसलिए अब मेरी जिंदगी में मजीद जहर नहीं घोलना चाहती थी। इसलिए सारी हकीकत जानने के बाद उसने मंगनी की अंगूठी भी वापस कर दी और हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चली गई। 1 महीना कब गुजरा किसी को पता नहीं चला। मैंने खुशबू के जिस्म को हरारत पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश की और उसको चलने फिरने के काबिल कर दिया। उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे। पहले उसे आहिस्ता आहिस्ता बैसाखियों की मदद से चलने में मदद दी गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद चलने लगी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल रही थी और मैं उसके साथ था। एक दिन मैंने कहा, खुशबू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आयान, तुमने मेरी खुशियां मुझे वापस लौटाई हैं। तुम मेरे लिए फरिश्ते का दर्जा रखते हो, जिसे अल्लाह ताला ने मेरा वसीला बनाकर भेजा।
ये बताओ, क्या तुम मुझ मुसीबत ज़दा लड़की को सहारा दोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। वाकई मोहब्बत की ताकत बहुत ताकतवर होती है। मैंने खुशबू को अपने बाजुओं में खींचा और फिर अगले ही हफ्ते हम दोनों की शादी हो गई और हम जिंदगी की खुशियां समेटने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी?